तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ओप एम्प भी कहा जाता है और ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूजिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ओप एम्प की ज़रूरत कब पड़ी? तो 1900s के अंदर जब कुछ साइंस तो 19 सेंचुरी के अंदर कुछ गधों को चुल मची थी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्यों नहीं करवा सकते। तो वो लोग लग गए काम करने के लिए। तो उन लोगों ने सबसे पहले बनाया था एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जैसा कि हम जानते हैं इस तरह का एक सिंबल यूज़ किया है हमने काफ़ी टाइम से, इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर जो था पहले ये भी काम करता था, पर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो शायद बहुत छोटा सा काम करके दे रहा है हमें, पर हमें करवाना है बड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस या ऐसी चीज़ें। तो इस तरह के ऑपरेशंस को करवाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम इसको एज अ एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन आया था ट्रांजिस्टर का, जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करते थे। पर हमें जैसे पता है कि वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनता है और हमें सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे काम नहीं हो रहा था हमारा। तो उन लोगों ने फिर सोचा कि हम ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं जिसको हम ओप एम्प बोलेंगे। अब ये जो ओप एम्प होता है ऐसा दिखता है। तो ये जो दिख रहा है वो आपको सिंबल है, ओप एम्प का सिंबल माना जाता है इसको। तो ये हम जब सर्किट्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तब इसको यूज़ करना होता है। तो हमारा काम ये है कि भाई हम यहाँ पे सिग्नल देंगे, ये है उनको हम वी इनपुट बोला जाता है। यहाँ से हम तो वी इनपुट देते हैं। अब वी इनका क्या मतलब होता है? तो वो होता है हमारा इनपुट सिग्नल, और ये सिग्नल कहीं से भी ला सकते हैं हम, दैट डजेंट मैटर। अब दूसरी चीज़ होती है कि ओप एम्प के अंदर दो टर्मिनल्स और हैं, ये है वी और ये है माइनस वी। अब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो उसका रीज़न यही है कि ये जो है ये वोल्ट ऑन एमीटर एमीटर का जंक्शन होता है, और ये जो है वो कलेक्टर का जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर्स के बीच में। वहाँ पे ये वी मेजर किया जाता है, और जहाँ पे एमीटर का जंक्शन होता है वहाँ पे ये वी मेजर किया जाता है। ठीक है। अब वी क्या होता है? तो वो बेसिकली एक नेगेटिव टर्मिनल है, या फिर तुम गिन लो कि ग्राउंड है, जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वर्क करने के लिए जितना दिया जाता है पावर, उसको हम ग्राउंड देते हैं वी के थ्रू, और वी के थ्रू हम देते हैं उसको पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव सिग्नल उसको दिया जाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वी पे कनेक्ट किया जाता है, और ये होते बेसिकली बस कनेक्टर जंक्शंस ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ट्रांजिस्टर्स हैं, अब इन दोनों का जब यहाँ से कनेक्शन होगा तो इसको बोला जाएगा वी मतलब यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे वी। तो वी क्यों? क्योंकि ये दो हमारे एमीटर टर्मिनल से निकले हुए वोल्टेज को मेजरमेंट दिखाया जा रहा है, इसीलिए उसको वी बोला जाएगा। और ये जो है ये है हमारे पास वी होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों कलेक्टर टर्मिनल्स है और उनसे निकले हुए इस वोल्टेज को बोलते हैं वी। ठीक है। तो यही रीज़न है कि इन दोनों टर्मिनल्स को ऐसा बोला जाता है। अब ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक है वी और एक है वी। अब इन दोनों के ऊपर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्किंग पावर सप्लाई देते हैं। जैसे ये दो हैं तो इनसे यहाँ एक टर्मिनल निकलेगा, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी, और ये इस तरह से आता है। ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पावर सप्लाई। अब जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पावर सप्लाई हो गया है तो अब हम देखते हैं कि आउटपुट हम कैसे मेजर करते हैं। अब आउटपुट के लिए हम सिग्नल यहाँ से इनपुट में मिला, तो सेम वे हमें आउटपुट में भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? तो हमें चेक करना होता है कि भाई यहाँ से आया एक टर्मिनल और दूसरा यहाँ से ही ग्राउंड ले लिया जाता है। ये जो माइनस वी है वहीं से ग्राउंड ले लिया जाता है, मतलब ये दो टर्मिनल्स पे हम आउटपुट को चेक करते हैं।
अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमेशा डिफ़र करती रहेगी, ठीक है। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके अंदर है तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। और उसके साथ एक और चीज़ है कि ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो तो होता ही है, पर इसके साथ एक और चीज़ होती है। ऐसे बड़ा सा एक सर्किट बनाया जाता है जिसमें 10-12 ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। उन सभी ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके एक ओप एम्प बनाया हुआ होता है और ऐसे अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स को लगा के ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअल में बनता है। पर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी हमारे पास मौजूद है। अब ये जो आपको दिख रहा है वो है इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये होता है कि ये उसके इक्वल आउटपुट देगा हमेशा। ये वो नहीं है जो यहाँ पे होता है, ये बस उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि बेसिकली बस ये दो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में एक रजिस्टर है और यहाँ से जो आउटपुट है उसको अंदर ही ग्राउंड कर दिया गया है। ये जो है वो वर्चुअल ग्राउंड दिखा दिया गया है यहाँ पे वर्चुअली, जो एग्जिस्टिंग है नहीं है वो हमें नहीं बताया जाता, पर यहाँ एक और रजिस्टर होता है, ठीक है। और ये जो दो है वो पावर सप्लाई एज इट इज़ रहते हैं। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब जो हमने देखा इक्विवेलेंट सर्किट के बाद आते हैं कि एक आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मानी जाती है। अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन की जो हमने कंपनी की आईसी देखी, उस कंपनी की जो आईसीज़ हैं वो लोग किन बेसिस पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनको आईसी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ पहले से फिक्स की हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे वो लोग आईसी को डिज़ाइन करते हैं। अब उस आईसी को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है वो है ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या होता है, तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके साथ जो भी आउटपुट हमारा इनपुट होता है हमारा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने है तो यहाँ जो मैंने लिखी हुई है उन कंडीशंस को कंसिडर किया कि हमने VCC पे 12 वोल्ट दिया है, VEE पे -12 वोल्ट दिया है और इनपुट के अंदर हमने 3 वोल्ट का सिग्नल सप्लाई दिया है, ठीक है। तो हमें आउटपुट में जो मिलेगा वो होगा 3 × 1.5। अब ये जो 1.5 आप देख सकते हैं वो है हमारा गेन, और ये गेन कौन सा होगा, ये होगा ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब ओपन लूप का क्या मतलब होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब ये जो गेन मिला हमें, गेन का मतलब ये समझ लीजिए कि गेन हमने कितना बढ़ा दिया, उसका कितना एम्पलीफाई कर दिया गया सिग्नल को। जैसे ये 3 वोल्ट का सिग्नल था उसको 1.5 टाइम्स हमने एम्पलीफाई कर दिया तो वो हो गया 4.5 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना ही मतलब होता है इसका, और ये हमेशा इनफाइनाइट माना जाता है फॉर एन आइडियल ओप एम्प। अब इनफाइनाइट क्यों, तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि ये एक इनफाइनाइटली हमारा जो ओप एम्प है वो इनफाइनाइटली हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा। तो अब ऐसा क्यों माना जाता है, तो उनका कहना ये होता है कि भाई बस हमारा जो भी सिग्नल आता है हम उसको मैक्सिमम लेवल तक एम्पलीफाई कर पाएँ। तो मैक्सिमम लेवल तक क्या होता है हमें नहीं पता होता, पर इसको इनफाइनाइट कंसिडर किया जाता है वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओप एम्प। अब कंस्ट्रक्शन के बात कर ली है तो उसी के अंदर आगे आता है कि यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। अब यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यूनिटी गेन, यूनिटी का मतलब 1 होता है और गेन मतलब हमारा जो आउटपुट गेन है वो, ठीक है। अब यूनिटी गेन का मतलब हो गया कि हमारा जो गेन है उसको 1 करने के लिए, ये इनफाइनाइट था पर उसको 1 करना है हमें, इनफाइनाइट गेन से तो 1 गेन कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से तो यहाँ लाने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी हमें एडिशनली देनी पड़ेगी उसको बोला जाता है यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। अब ये यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी भी इनफाइनाइट कंसिडर की जाती है क्योंकि हमारा गेन भी इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसके साथ एक और टर्म आती है इनपुट रेजिस्टेंस। अब जैसे हमने इनपुट रेजिस्टेंस की बात की है तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हमने देखा था यहाँ Zin करके कुछ लिखा है हमने, ये इस रजिस्टर का नाम है। अब ये जो रजिस्टर है उसका काम ये होता है बेसिकली कि जो भी सिग्नल इसमें से आ रहे हैं तो कोई भी सिग्नल अंदर एंटर ना कर पाए।
प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर इसका काम यही होता है कि अंदर कोई भी करंट, कोई भी तरह का करंट अंदर एंटर ना करने पाए ओप एम्प के अंदर। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर वर्चुअली इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा यही होता है बेसिक कि यहाँ से जब हम आगे जाके एक फीडबैक देते हैं इस तरह से कुछ, तो इसको नेगेटिव फीडबैक माना जाता है। ये जो फीडबैक हम दे रहे हैं इसको नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ आउटपुट को कनेक्ट कर देना यूजिंग ए रजिस्टर। अब ये जो हो गया उसे बोलते हैं फीडबैक नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक जो भी बोल लीजिए। अब ये बात हो गई नेगेटिव फीडबैक की। तो बस इतना सा काम था कि ये जो रजिस्टर है उसको अगर हमने इनफाइनाइट कर दिया तो कोई भी करंट अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एम्प्लीफिकेशन का जो भी काम है उसके अंदर कोई भी एक्सेस चीज़ एंटर नहीं कर रही होगी उस वक्त, तो इसीलिए उसको इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। अब उसके बाद आती है आउटपुट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ओप एम्प को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो अब मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। एक्चुअल में नहीं होता है, पर इसको ज़ीरो आइडियल केस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ज़ीरो हो गया, उसके बाद आगे आता है कि हमने जो भी चार या पांच जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं उनके अंदर से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। अब सबसे पहला डेरिवेशन हम देख सकते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन से कि हमारा आउटपुट कितना होगा। तो हमेशा दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो आउटपुट है वो VO इज इक्वल टू AVOL इंटू Vin होगा। अब ये Vin कुछ भी हो सकता है, इसको हम V1 माइनस V2 के फॉर्म में भी ला सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 के फॉर्म में भी ला सकते हैं, V1 इंटू V2 के फॉर्म में भी ला सकते हैं। उसके लिए हमें बस छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं यहाँ इनपुट के अंदर। इनपुट में आप छोटे छोटे सर्किट्स को चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो Vin की, पर फिलहाल हमने ओपन लूप लिया हुआ है तो इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है वो है V आउटपुट का। सेम वे और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सबके ऊपर से एक एक फार्मूला निकाला जा सकता है। अब आगे की चीज़ आती है कि मैंने अभी आपको बताया था ओपन लूप क्या होता है। अब एक जो ओप एम्प है उसका ओपन लूप इसलिए बोलते हैं कि ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह से सर्किट के अंदर हमारा लगा होता है ओप एम्प। अब ये VCC है, ये VEE है, ये हमारा V आउट है और ये हमारा दो सिग्नल हैं V1 V2। अब मान लीजिए ये जो इस वक्त सर्किट है इसके साथ हमने यहाँ पे एक सिग्नल कनेक्ट कर दिया, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल नहीं है, बस एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जो बैटरी है वो भी एक सिग्नल की तरह ही काम करेगी। अब सिग्नल हमने लगा दिया है, पर इसके अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए पावर जो लगेगी वो हम दूसरी बैटरी से दे रहे होंगे, और ये हमेशा DC में होती है। ये हमेशा याद रखना है हमें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वर्किंग करने के लिए कभी भी AC सप्लाई का नहीं दिया जाता है, क्योंकि AC सप्लाई बहुत हैवी होता है और हमारी IC जल सकती है। इसीलिए AC पावर कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेशन के लिए नहीं दी जाती है, ठीक है। अब ऑपरेशन के अंदर हमने क्या करना है, तो ये ऑपरेशन के लिए जितना भी हमने मान लीजिए यहाँ से हमने दिया है 7 वोल्ट फॉर ऑपरेशन दिया है, ठीक है। और ये है हमारा मान लीजिए 5 वोल्ट्स हमने दे रखा है। तो 5 वोल्ट्स के साथ हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ गेन होगा और कुछ ना कुछ हमारा इनपुट हमने दिया हुआ है। तो ओपन लूप का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कहीं पे भी आपको लूप नहीं दिखेगा कोई भी। जैसे बस हाँ लूप्स हैं एक्चुअली, पर नहीं होते हैं ये, इनको लूप नहीं बोला जाता। लूप उसको कहते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके तो हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया और उसको यहाँ लाके जोड़ दिया V आउट पे। तो ये क्या हो गया, एक लूप फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब कि हमने जितना भी इनपुट दिया है यहाँ से, उस सारे इनपुट में से निकल के जो भी V आउट मिला है हमें, वो सारा V आउट हमने वापस से नेगेटिव टर्मिनल पे सप्लाई कर दिया है।
तो हो क्या रहा है, ये एक लूप बन गया कि जो सिग्नल दिया था उसका आउटपुट है तो वापस से इनपुट में जा रहा है। तो इसीलिए इस और ये है तो नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको नेगेटिव फीडबैक बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो है वो क्लोज लूप है और ये जो सर्किट है ये हमारा ओपन लूप का बोला जाता है। ये है हमारा ओपन लूप का सर्किट और ये है हमारा क्लोज लूप का सर्किट। अब ओपन और क्लोज लूप के बाद अगर हम एक प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर देखना चाहते हैं ओपैम्प को, तो हमारे पास एक्चुअली ओपैम्प इस फॉर्म में आता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मिनी आईसी सर्किट है। इसको आईसी बोला जाता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो हमने जितने भी ट्रांजिस्टर्स की बात की या जो भी चीज़ें हमने देखी हैं वो सारी इसके अंदर प्रोग्राम करके प्री लोडेड होती है। मतलब ये एक्चुअली एक मोनोलिथिक पैकिंग है। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही लेयर के ऊपर सारे कंपोनेंट्स को डाल दिया जाता है और उस सर्किट को मिनिएचराइज करके आपके सामने लाया जाता है, उसको बोलते हैं एक मोनोलिथिक पैकिंग। अब जैसा कि इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं एक डॉट दिख रहा होगा आपको। अब वो जो डॉट है वो फर्स्ट टर्मिनल दिखा रहा है हमें। ठीक है, अब हर आईसी के अंदर डिफरेंट होता है, पर मोस्ट ऑफ के अंदर सिस्टमेटिकली देखने जाए तो यही होता है रूल कि जो डॉट है उसके आगे फर्स्ट टर्मिनल होता है और उससे आगे हम सारे कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। तो मतलब ये है फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ऊपर वाला एट्थ। ठीक है, अब ये जो 8 टर्मिनल हैं उनके अंदर भी सारे टर्मिनल्स को स्पेसिफिक काम दे दिया गया है कि कौन सा टर्मिनल क्या काम कर रहा होगा। तो वो टर्मिनल्स की भी लिस्ट होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो टर्मिनल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला फर्स्ट टर्मिनल है। तो फर्स्ट टर्मिनल को ऑफसेट नल कहा जाता है। अब ऑफसेट नल क्या होता है कि मान लीजिए जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप में जस्ट पावर दे रहे होते हैं ना, तो हमारा कंसीडरेशन ऐसा होता है कि आउटपुट में कोई भी वोल्टेज एक्सेस में नहीं निकल रहा है। कि मान लीजिए हमने 7 वोल्ट्स दे रखे हैं तो उसमें से कोई भी लीकेज नहीं है करंट का, पर ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में होता है। पर हमारा जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उसमें थोड़ा बहुत ऑफसेट निकलता ही है हमेशा। तो ऑफसेट हमें इस टर्मिनल पे देखने को मिलता है, फर्स्ट टर्मिनल पे। ठीक है, अब फर्स्ट टर्मिनल के बाद बारी आती है सेकेंड टर्मिनल की। तो सेकेंड टर्मिनल को बोला जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब जैसे हमारे पास ये ओपैम्प की आईसी है तो इसमें चीज़ें इस तरह से लगी होती हैं, 4 टर्मिनल ये, 4 टर्मिनल ये। ठीक है, ये 4 टर्मिनल्स के साथ में ये हमारा ओपैम्प है और ये इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये हमारा आउटपुट टर्मिनल हो गया जो कनेक्टेड होता है हमारे 6th टर्मिनल के साथ। ठीक है, मतलब ये है हमारा VO। और इसके साथ एक और चीज़ होती है कि ये जो बीच में रहता है उससे हम देते हैं नेगेटिव पावर सप्लाई, मतलब VEE। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा 7th टर्मिनल जिसके ऊपर हम VCC देते हैं, प्लस सप्लाई। ठीक है, तो मान लीजिए हम नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब बचे हुए कौन से हैं, तो 5th टर्मिनल, तो उसके ऊपर भी ऑफसेट नल होता है। ये दोनों टर्मिनल्स पे ऑफसेट नल बोला जाता है। ऑफसेट नल इन दोनों टर्मिनल्स पे बोला जाता है। और जो 8th टर्मिनल है वो एक्सेस टर्मिनल बोला जाएगा, मतलब नॉट कनेक्टेड। इसके ऊपर आप कुछ भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बस आईसी की एक सिमेट्री दिखाने के लिए लगाया जाता है, तो इसको कहीं भी कनेक्ट नहीं किया जाता है। अब आईसी के अंदर जो भी वर्क करने वाले टर्मिनल्स हैं बाकी के साथ, उनमें से ये VCC है, मतलब इस डायग्राम में हम जो पावर दे रहे थे यहाँ पे इन टर्मिनल्स के ऊपर, ये VCC और ये VEE वो यहाँ पे ऐसे दिखाए गए हैं कि ये वाला VCC है और ये वाला VEE है। ठीक है, अब इन दोनों को दिखाने के बाद
दूसरी चीज़ है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, तो वो ये रहे, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग है और ये वाला हमारा इन्वर्टिंग है, और ये है हमारा वी आउटपुट, ठीक है। अब ये जो हैं ये मोस्टली सारी कंपनीज़ के फिक्स्ड होते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या किसी कंपनी ने अपने सर्किट में चेंजेस लाए हैं? तो हर आईसी का एक कोड होता है, एक पैकेजिंग होती है, वो सब कुछ हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि हर आईसी के लिए एक डेटा शीट तैयार की जाती है। और नॉट ओनली फॉर आईसीज, पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, इवन अ स्मॉल रजिस्टर, जो एक छोटे से छोटा रजिस्टर भी आता है, उसका भी एक कोड होता है और उसकी भी एक डेटा शीट तैयार की जाती है जो हर कंपनी को पब्लिसाइज़ करनी होती है। वो कंपनी जब उस चीज़ को पब्लिसाइज़ कर देती है तब है तो सब लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आईसी है हमारी, हमने इसका डेटा शीट पढ़ा हुआ है, तो इसका कोड है माइक्रो A741। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरा से, पर माइक्रो A741 CP इसका नाम है। अब नाम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो A741 CP, तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो ये माइक्रो ए जो है वो ग्रेड दिखा रहा है कि ये आईसी का इस कंपनी ने ग्रेड क्या डिसाइड किया हुआ है। तो हर कंपनी के पास अपने अपने अलग अलग ग्रेड्स की आईसी होती है, पर इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो ए कोड वाली जितनी भी आईसीज़ हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो सारी की सारी जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। अब 741 जो है वो उस आईसी का कोड है, और सी जो है वो आईसी की टाइप दिखा रहा होता है, और साथ में ये जो पी है वो मटेरियल दिखा रहा है। अब जैसे हमारे पास ये आईसी है तो इसका कोड भी उसी तरह का है, पर इसमें भी CP लिखा हुआ है। पी मतलब प्लास्टिक का है ये, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग तरह की नोमेनक्लेचर होती है इन सभी आईसीज के बारे में, तो वो एक अलग सी स्टडी हो जाती है, पर हमें उसमें नहीं जाना है। ये हम बस डेटा शीट को एनालाइज करने के लिए ये नाम यूज़ कर सकते हैं कि माइक्रो 741 CP। अगर आप इस नाम की आईसी का डेटा शीट सर्च करोगे गूगल पे तो आपको डेटा शीट मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसी के साथ हम अब वीडियो को बंद करेंगे। एक और चीज़ है कि हमारे पास ये जो आईसी हैं उस आईसी के कितने तरह के पैकेजेस आते हैं। तो आईसीज मोस्टली सिर्फ 3 ही टाइप के पैकेजेस में आती है। सबसे पहली होती है तो वो है DIP। अब जो DIP पैकेज है मैंने आपको ये दिखाया, इसको DIP पैकेज बोला जाता है, मतलब ड्यूअल इन लाइन। ड्यूअल इन लाइन पैकेज का मतलब यही है कि एक रेक्टेंगुलर शेप की आईसी होती है जिसके सारे टर्मिनल्स इस तरह से निकले हुए होते हैं कि हम किसी भी सर्किट के अंदर उसको फिक्स कर सकें। तो इनको बस एक होल में डालो और पीछे से इसको शोल्डर कर दिया जाता है। अब ये तो हो गई ड्यूअल इन लाइन पैकेज की बात। इसके बाद दूसरा टाइप आता है SMDs। अब SMDs आजकल प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत देखे जाते हैं। जैसे कि हम ये जो सर्किट देख सकते हैं, इस पे जितने भी सर्किट्स के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं ये सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। ये सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। तो SMD कंपोनेंट्स का मतलब बस इतना ही होता है कि सरफेस माउंटेड। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये कहीं से भी होल के अंदर डाल के शोल्डर किए हुए नहीं है सर्किट में, ये सारे सर्किट के ऊपर ही शोल्डर कर दिए गए हैं। तो उसका मतलब होता है सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। और तीसरे आते हैं मेटल कैप्स पैकेजिंग। अब मेटल कैप पैकेजिंग कैसी होती है? तो एक एग्जांपल है कि जैसे ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसके अंदर जिस तरह का ये मेटल कैप दिख रहा है, तो उस मेटल कैप के अंदर सारी की सारी सर्किट को पैकेज करके रख दिया जाता है और उसके टर्मिनल इस तरह से बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसको मेटल कैप पैकेजिंग बोलते हैं। अब जैसी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरह की आईसी को यूज़ कर लेता है, और इनके पैकेजिंग से इनकी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा कुछ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हर तरह की पैकेजिंग में आपको हर तरह की आईसी मिल सकती है। तो बस इतनी ही चीज़ें होती है इनकी पैकेजिंग के अंदर। अब पैकेजिंग के बाद हमारे पास और भी और भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स बचती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं।